पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास, जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आज हम इसका पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की जो हिंदी पॉलिटी की ये बुक है, उसमें कुल 9 चैप्टर हैं और इन 9 चैप्टर का हम बिल्कुल इनकी समरी हम तैयार करेंगे। इनकी समरी को हम देखेंगे कि इन 9 चैप्टर में क्या क्या बताया गया है और हम शॉर्ट रूप में सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में इन 9 अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके अंतर्गत जो फैक्ट्स हैं वो हमारे स्टडी के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी क्रम में आज इसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का। ये इसका पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको एनसीईआरटी की ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्लास 12 की एनसीईआरटी चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग इसके लिए टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जब आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो इसके सर्च आइकन में जाकर, टेलीग्राम के सर्च आइकन में जाके आप पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो हैं उनको प्रोवाइड करती हूँ और मैं क्लास 12 की एनसीईआरटी की पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक को प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग ईजिली वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे हुए थे, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। जब भारत को आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना अत्यंत आवश्यक था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थीं और लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए भी देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी अत्यंत आवश्यक थीं। इसी सब बात को ध्यान में रखकर मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थीं। इसमें से जो पहली चुनौती थी वो थी तात्कालिक चुनौती। पहली जो चुनौती थी वो तात्कालिक चुनौती थी। वो थी एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले भी लोग थे, उनकी संस्कृति भी अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी भी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच भी साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जाने लगे कि क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। अब जो दूसरी चुनौती थी वो लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार भी दिया गया है।
भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में लाए जाएं। तीसरी चुनौती थी एक ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम बिल्कुल संक्षिप्त में सरल भाषा में अध्ययन करेंगे इन चुनौतियों का विस्तार से। देखिए, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक भाषण दिया गया जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग पॉइंट आउट करते हुए चलिएगा। भारत को सामान्य रूप से आज़ादी नहीं मिली, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद 3 अलग अलग भागों में इसे बांट दिया गया था, जिससे पहला हिस्सा था ब्रिटिश भारत, दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान तथा तीसरा हिस्सा था देसी रजवाड़े यानी देशी रजवाड़ों का मतलब वो जगह जहां राजाओं का शासन हुआ करता था। इस बंटवारे की वजह थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब जानेंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने पेश किया और इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कौमों का देश था, यानी 2 अलग अलग धर्मों का देश था। इसलिए 2 अलग अलग देशों की मांग की गई, जिसमें से पहला देश था भारत जो कि एक हिंदू राष्ट्र बना तथा दूसरा देश था पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र बना। इस बंटवारे की कुछ समस्याएं भी थीं, तो अब आगे हम इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो विभाजन की समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है कि इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा भी करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर देगा। थी उसके अंतर्गत 2 पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। इस सिद्धांत के अनुसार जिस जगह हिंदू ज़्यादा थे उसे भारत तथा जहां मुस्लिम ज़्यादा थे उसे पाकिस्तान बनाया जाना था। पर समस्या यह हुई कि उस समय भारत में 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, एक था पूर्व में और दूसरा था पश्चिम में। इसी वजह से यही कारण था कि जिससे 2 पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पहला पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। देखिए, जो राज्यों का विभाजन हुआ उसके अंतर्गत जो पंजाब तथा बंगाल 2 ऐसे राज्य थे जहां मुस्लिम तथा हिंदू दोनों ही समान मात्रा में थे। इस वजह से इन राज्यों का विभाजन भी करना पड़ा। जो 2 राज्य थे पंजाब और बंगाल, उसमें उनकी जो जनसंख्या थी वहाँ मुस्लिम भी ज़्यादा थे और हिंदू भी ज़्यादा थे। इन दोनों की संख्या समान रूप से थी। यही कारण था कि इस तरह से इन राज्यों का भी विभाजन करना पड़ा। अब देखिए, जनता की सहमति लेनी भी अत्यंत आवश्यक थी। तो जनता की असहमति थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, जिनमें से प्रमुख थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का खुलकर विरोध किया। ऐसे सभी लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया तथा उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अब अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी वो उसके ऊपर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी क्षेत्र में हिंदू नहीं थे या भारतीय क्षेत्र में मुसलमान नहीं थे। दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे। दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे, चाहे वो पाकिस्तानी क्षेत्र हो चाहे वो हिंदुस्तान का क्षेत्र हो। तो यह विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी और इसका कोई समाधान ना निकाला जा सका, जिसके कारण यह समस्या बढ़ती ही चली गई। अब विभाजन के परिणाम पे भी हम दृष्टिगत कर लेते हैं। तो विभाजन के परिणाम के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक हिंसा हुई, जान और माल दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान तथा भारत दोनों में ही शरणार्थी समस्या पैदा हुई। विभाजन के कारण ही कश्मीर की भी समस्या पैदा हुई, जो कि अगर देखा जाए तो एक अत्यंत भयंकर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई, जो कि भारत के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर भी सामने आई। अब देखिए, विभाजन और इस त्रासदी से निपटने के बाद नेताओं का ध्यान उन समस्याओं की ओर गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी थी, या वो मुद्दे थे जिन पर सभी नेता स्वतंत्रता से पहले से ही ध्यान केंद्रित करते थे। तो विभाजन के बाद जो समस्याएं थी उनके ऊपर जो स्वतंत्रता से पहले भी सहमत थे भारत के नेता। इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा था वो था कि अखंड भारत का निर्माण करना। 3 अलग अलग हिस्सों में भारत बट गया था, जिससे से पहला हिस्सा था ब्रिटिश भारत, दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान तथा तीसरा हिस्सा था देसी रजवाड़ों का। देसी रजवाड़े वे थे जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसी स्थिति में देश में मौजूद 565 देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल कर अखंड भारत बनाना एक गंभीर चुनौती बन गया था, क्योंकि ये देसी रजवाड़े अपनी अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से शासन भी करने के लिए इनमें से कुछ की इच्छा थी। एक और चुनौती थी भारत के सामने, वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की। आज़ादी के समय भारत में ज़्यादातर लोग अनपढ़ तथा गरीब थे। ऐसी स्थिति में भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं था। अब था विकास की समस्या। आज़ादी के समय भारत में ज़्यादातर लोग गरीब और अशिक्षित थे। देश की इस गरीबी तथा अशिक्षा की स्थिति से बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए विकास भी स्वतंत्रता के समय उपस्थित चुनौतियों में से एक था। एक और चुनौती थी भारत के सामने, वो थी रजवाड़ों की समस्या। आज़ादी के समय अंग्रेजों ने ऐलान किया कि भारत के साथ ही सभी देशी रजवाड़े भी ब्रिटिश राज से आज़ाद हो जाएंगे। सभी रजवाड़ों को अधिकार दिया गया कि वह या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। देखिए, यहीं पर अंग्रेजों ने गोटी खेली थी। उन्होंने एक तरह से भारत के सामने इन रजवाड़ों की समस्या पैदा कर दी थी, उनको ये अधिकार देकर कि या तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। यह फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया और यहीं से सारी समस्या की शुरुआत हुई। विभाजन से हुए विध्वंस के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी सभी 565 देसी रजवाड़ों का भारत में विलय करके अखंड भारत का निर्माण करना, और इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए इनका नाम याद रखना आप लोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, इनकी क्या उपाधि दी गई है, इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रजवाड़ों के प्रति भारत सरकार का नज़रिया क्या था, इसके बारे में भी हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। रजवाड़ों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का तरीका लचीला था। सरकार द्वारा सामान्य बातचीत और बल प्रयोग दोनों तरीकों को ज़रूरत के अनुसार अपनाया गया। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या पॉलिसी थी। रजवाड़ों के विलय के लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
इसी को ध्यान में रखकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम की एक पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत रजवाड़ों के विलय के लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया था और ज़्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए, परंतु कुछ रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में समस्याएं आईं। तो अब हम जानेंगे कि किन रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में समस्या आई। तो इसमें से एक रियासत थी हैदराबाद की रियासत। आज़ादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक था। इसके शासक को निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम उन समय के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। वो भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। इसके शासक को निज़ाम कहा जाता था और निज़ाम उस समय दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक था। निज़ाम यह चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे और आज़ाद रियासत बने, पर हैदराबाद में रहने वाले लोगों की इच्छा ऐसी नहीं थी, क्योंकि वह उसके शासन से खुश नहीं थे, जिस वजह से हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन करने शुरू कर दिए। यह सब देखकर एवं इस विद्रोह को रोकने के लिए निज़ाम ने रजाकारों को भेजा। रजाकार निज़ाम के सैनिकों को कहा जाता था। रजाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार किए। लोगों पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया ताकि सामान्य जनता को रजवाड़ों से बचाया जा सके। यह युद्ध काफ़ी दिनों तक चला और अंत में निज़ामों को अपनी हार माननी पड़ी और इस तरह से हैदराबाद भारत का अंग बन गया। तो इस फैक्ट के अंतर्गत हमने जाना कि हैदराबाद को किस तरह से भारत में शामिल किया गया। अब एक और रियासत था मणिपुर। मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित एक रियासत थी। यहाँ के राजा थे बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह भारत से विलय पर सहमत थे, इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद ही उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बदले उन्हें आंतरिक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। लोगों के दबाव के कारण राजा को जून 1948 में चुनाव करवाने पड़े और इस तरह से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुए। भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर की विधानसभा में बहुत मतभेद थे कि मणिपुर पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाए, पर बाकी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। कांग्रेस का तो मत था कि मणिपुर पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाए, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी थी जो ऐसा नहीं चाहती थी। अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर को भारत में शामिल करना असंभव हो जाता। अतः इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। इस तरह से मणिपुर भारत का अंग बन गया और मणिपुर के लोगों को यह सही नहीं लगा, लेकिन मणिपुर के लोगों को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। क्यों नहीं सही लगी? क्योंकि भारत सरकार के फैसले से मणिपुर की जो जनता थी वो असमर्थ थी। मतलब उनके जो भारत सरकार की जो फैसला हुआ था उससे मणिपुर की जनता में गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इनके खिलाफ थीं। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराष्ट्र पर दबाव डाला कि भारतीय संघ में वे शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता भी प्राप्त हो गई, लेकिन मणिपुर की जनता इस फैसले से नाखुश हो गई। अब जो है प्रश्न राज्यों के पुनर्गठन का, उसके बारे में भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन था तो रियासतों के विलय के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह से देश में राज्यों की सीमाओं को निर्धारित किया जाए। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि एक समान संस्कृति और भाषा वाले लोग एक राज्य में रह सकें। ब्रिटिश शासनकाल में राज्यों की सीमाओं पर खास ध्यान नहीं दिया गया था। जबकि कोई नया क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता था, या तो उसे नया राज्य बना दिया जाता था या फिर पुराने राज्यों में शामिल कर दिया जाता था। इसी वजह से राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक था। तो जो समस्या थी, भारत के नेताओं को यह डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसी के साथ ऐसा करने से सरकार का ध्यान अन्य मुद्दों से भी भटक सकता है। देश में राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दों को लेकर आंदोलन होने शुरू हो गए।
जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन हुआ मद्रास में, जहां तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। मद्रास में उपस्थित लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता तेलुगु भाषी राज्य बनाने के पक्ष में थे। जब केंद्र सरकार द्वारा ये मांगें पूरी नहीं की गईं तो काफ़ी सारे विधायकों ने इस्तीफा तक दे दिया। पूरे मद्रास में अव्यवस्था फैल गई और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए, जिसके कारण अत्यंत हिंसक घटनाएं भी हुईं। तो इसका जो परिणाम था वो यह था कि इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 1952 के दिसंबर के प्रधानमंत्री ने 1952 में जो दिसंबर के महीने में आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, क्योंकि देश में बढ़ती हुई अव्यवस्था को देखते हुए सरकार राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का भी निर्माण किया गया। इसका क्या कार्य था? तो इस आयोग का कार्य था राज्यों का पुनर्गठन करना। इसके परिणाम स्वरूप आयोग ने भी माना कि राज्यों का पुनर्गठन बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। स्टूडेंट्स, ये था आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझने की कोशिश की और इसका एक संक्षिप्त अध्ययन किया, बिल्कुल सरल भाषा में। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अधिक से अधिक संख्या में से लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं अगले चैप्टर को आपके सामने जल्दी से लेकर प्रस्तुत होंगी इस चैप्टर के रिस्पॉन्स पर। आप लोग अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कोशिश करिएगा ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक शेयर हो सके, और बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा। तो अगले चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक।